हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आपकी क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट का चौथा चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन, इसका हमने 3 वीडियो कर लिए थे। अब इस चौथे वीडियो में है ना, चौथे वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे किसी समतल में गति मोशन इन ए प्लेन। ठीक है ना। तो इस खंड में हम सदिशों का उपयोग कर 2 या 3 विमाओं में गति का वर्णन करेंगे। 2 या 3 डायमेंशंस में हम मोशन का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। है ना। देखो बहुत आसान है। स्थिति सदिश तथा विस्थापन, है ना। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर तथा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो किसी समतल में स्थित कण का एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r, चित्र 4.12 है ना। देखो इसमें ये 4.12 ये दिखा रखा है ना। तो ये मूल बिंदु है, ठीक है ना। और ये कोई एक बिंदु है जिसका ये क्या है, r इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। को इस समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो देखो बेटा इस r का ये जो शीर्ष है p, इससे x अक्ष पे लंब डाला है ना। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, ये x हो गया। ये परिमाण क्या हो गया, इसका x कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही इससे इस पे y अक्ष पे लंब डाला तो मूल बिंदु से यहाँ तक लेके ये क्या हो गया, y हो गया इसका मैग्नीट्यूड, है ना। अब ये i कैप और j कैप क्या है, i कैप x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है और j कैप y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सदिश रूप में क्या हो गया, देखो ये x क्या है, सिर्फ परिमाण है, और आई कैप क्या दर्शा रहा है, दिशा को दर्शा रहा है। तो क्या बन गया, ये एक्स आई कैप बन गया। ऐसे ये वाई जे कैप बन गया। तो वाई जे कैप एक सदिश हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इस सदिश का योग क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज नियम से ये आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ एक्स तथा वाई अक्षों, x तथा y के अनुदिश क्या है, r के घटक हैं। तो ये x जो है ये x अक्ष के अनुदिश r का घटक है, और जो y है ये y अक्ष के अनुदिश r का घटक है, ये कंपोनेंट है। इन्हें हम कण के निर्देशांक भी कह सकते हैं, है ना। तो एक तरह से यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी x हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ये y हो गई। इनको हम निर्देशांक भी कह सकते हैं। मान लीजिए चित्र 4.12 b के अनुसार, इस वाले चित्र के अनुसार, ठीक है ना। चित्र 12b के अनुसार कोई कण मोटी रेखा के से व्यक्त वक्र के अनुदिश चलता है। देखो ये मोटी रेखा है, ये यहाँ से लेके p से p डैश तक ये डार्क है, ये लाइन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये डार्क दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो इस मोटे गहरी जो लाइन है इसके अनुदिश चलता है वो, ठीक है ना। तो मान लीजिए चित्र 4.12b के अनुसार कोई कण मोटी रेखा से व्यक्त वक्र के अनुदिश चलता है। किसी क्षण t पर इसकी स्थिति p है ना। तो किसी क्षण t पे इसकी स्थिति क्या है, p, और t डैश पे इसकी स्थिति क्या हो जाती है, p डैश हो जाती है, ठीक है ना। और किसी अन्य दूसरे क्षण t डैश पर इसकी स्थिति p डैश है। तो कण के विस्थापन को हम इससे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेल्टा r जो है ये क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया, है ना। तो देखो ये डेल्टा r कब मिल रहा है, r प्लस डेल्टा r बराबर क्या है, ये r डैश है। देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इन दोनों को जब सम करोगे तो ट्राइंगल रूल से ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। यानी r वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर बराबर क्या हो गया, r डैश वेक्टर। तो डेल्टा r बराबर क्या हो गया, r डैश माइनस r, ठीक है ना। देखो डेल्टा r बराबर क्या हो गया, r डैश माइनस r। तो इससे देखोगे ना आप, देखो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वेक्टर। तो सदिशों का जो त्रिभुज नियम देखा था ना अपन से, तो एक सदिश है ना, और ये दूसरा सदिश, दूसरे सदिश की जो टेल है उसको पहले सदिश के हेड पर रख देंगे, है ना, और फिर दूसरे सदिश की हेड को पहले सदिश की टेल से मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, उनका सम बन जाएगा, एडिशन हो जाएगा उसका, है ना। तो r प्लस डेल्टा r बराबर क्या है, r डैश है। तो डेल्टा r बराबर क्या हो जाएगा, r डैश माइनस r। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो डेल्टा r बराबर क्या हो गया, r डैश माइनस r, ठीक है। इसकी दिशा p से p डैश की ओर है और उसकी डायरेक्शन कहाँ है, p से p डैश की ओर, ये दिशा हो गई इसकी, ठीक है ना। तो समीकरण 4.25 को, ये जो 4.25 है, डेल्टा r बराबर r डैश माइनस r, अब इसको हम घटक के रूप में लिख सकते हैं। तो डेल्टा r बराबर क्या है, r डैश माइनस r। तो r डैश क्या हो गया, x डैश आई कैप प्लस y डैश जे कैप, माइनस r की जगह क्या आ जाएगा, r की जगह आ गया
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जब इसमें से देखो आई कैप कॉमन लोगे तो एक्स डैश माइनस एक्स गुणा आई कैप हो जाएगा ब्रैकेट में, और वाई डैश माइनस वाई गुणा क्या हो जाएगा जे कैप। तो ये निकल के आ गया है ना, आई डेल्टा एक्स, और एक्स डैश माइनस एक्स को क्या मान लिया, डेल्टा एक्स मान लिया, और वाई डैश माइनस वाई को क्या मान लिया, डेल्टा वाई। तो ये हो गया आई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई, है ना, या डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ये क्या हो गया बताओ, ये इसका स्थिति सदिश हो गया, है ना, या विस्थापन हो गया। ठीक है ना, ये डेल्टा आर क्या है, विस्थापन है, डेल्टा आर वेक्टर। अब आते हैं अपन वेग पे। तो स्थिति सदिश और विस्थापन समझ में आ गया आपके। ठीक है, अब इसका वेलोसिटी पे आते हैं हम। तो देखो घटकों से कितना आसान हो जाता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे। वस्तु के विस्थापन और संगत समय अंतराल के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं, है ना। विस्थापन में अगर टाइम का भाग देते हैं हम तो क्या निकल जाता है, वेलोसिटी निकल जाती है। तो v बार ये औसत वेग है ना, एवरेज वेलोसिटी है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो ये डेल्टा आर क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बटे डेल्टा टी। अब इसको डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी इंटू आई कैप लिख लिया, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप लिख लिया, है ना। और ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, ये एक्स अक्ष की दिशा में क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, क्योंकि ये विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है कि नहीं होता है। और ये x कंपोनेंट है, तो ये v बार बराबर क्या हो गया, वी एक्स आई कैप, ये वी एक्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया, वी वाई हो गया, तो वी वाई जे कैप, है ना। तो v जो है वो भी उसके दो घटक हो गए, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। तो क्योंकि डेल्टा v बार क्या है, ये v बार क्या है, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t है, इसलिए चित्र 4.12 के अनुसार औसत वेग की दिशा वही होगी जो डेल्टा r की है ना। तो ये तो उसका इक्वेशन आ गई, समीकरण आ गया, और इसकी दिशा क्या होगी डेल्टा v की, जो डेल्टा r की दिशा है। जो डेल्टा r की दिशा है वही दिशा किसकी होगी, डेल्टा v की होगी। ठीक है ना। अब गतिमान वस्तु का वेग, तात्क्षणिक वेग, है ना। अब ये तो क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब अपन तात्क्षणिक वेग की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ओर। वो क्या होता है, अति सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी की सीमा में विस्थापन डेल्टा आर का समय अंतराल डेल्टा टी से अनुपात है ना। तो अगर टाइम को घटाते जाओ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आ जाए, तो उस समय जो डेल्टा आर और डेल्टा टी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, उसकी तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। इसे हम v से व्यक्त करेंगे। तो v के ऊपर बार है तो वो तो एवरेज वेलोसिटी होगी, और सिर्फ v लिख रहे हैं तो वो क्या है, तात्क्षणिक वेग है। तो ये v बराबर क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इसको क्या बोल देते हैं, डी आर अपॉन डी टी, है ना। तो ये क्या हो गया, अवकल हो गया, अवकल गुणांक r का t के सापेक्ष क्या है, ये अवकल गुणांक है, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है। ठीक है ना। तो चित्रों 4.13 ए से लेकर 4.13 डी की सहायता से हम इस सीमांत प्रक्रम को, जो लिमिटिंग प्रोसेस किया है, हम घटाते जा रहे हैं, तब समय को घटाते जा रहे हैं, और एक स्थिति ऐसी ले आई कि डेल्टा टी क्या हो गया, 0 हो गया उस केस में। तो ये 4 दिखा रखे हैं, 4.13 ए, है ना, बी, सी और डी। तो इनमें क्या है, देखो बेटा, की सहायता से इसको आसानी समझ सकते हैं। इन चित्रों में मोटी रेखा उस पथ को दर्शाती है जिस पर कोई वस्तु t पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है। वस्तु की स्थिति डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 समयों के उपरांत क्या हो जाती है, P1, P2, P3 से व्यक्त की गई है ना। देखो इस चित्र से देखो तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये P1 से P से लेके क्या है, P डैश तक, ये डेल्टा T1 टाइम में है। क्या है ये, डेल्टा T1 टाइम में उसकी स्थिति कहाँ से हो गई, P से लेके P डैश तक हो गई, है ना। फिर देखो ये इसको टाइम पीरियड को कम कर दिया, तो अब ये P1 से P2 होगी, तो ये कम हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा है, डेल्टा आर क्या है, बड़ा है ना। तो इसके सापेक्ष जब t है तो t क्या होगा, ये ज़्यादा है, और इसमें समय अंतराल क्या हो गया, कम हो गया। फिर तीसरी स्थिति देखो ये वाली, इसमें ये यहाँ से लेके P से लेके, है ना, और P3 ये क्या हो गया, और समय अंतराल कम कर दिया, डेल्टा R3 हो गया ये, है ना। तो समय अंतराल और कम कर दिया हमने, तो अब ये डेल्टा R3 क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया। फिर लास्ट में हमने डेल्टा टी को क्या कर दिया, 0 कर दिया, है ना। तो उस केस में ये जो वैल्यू होगी ये तात्क्षणिक वेग हो गया उसका, क्या हो गया उसका, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, है ना। तो समय अंतराल को कम करते जाते हैं तो डेल्टा आर का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। देखो डेल्टा R1 जो है वो डेल्टा
R2 से बड़ा है, डेल्टा R2 डेल्टा R3 से बड़ा है, और डेल्टा R3 किससे है, ये इंस्टेंटेनियस पर तो कम ही कर दिया, इसमें 0 कर दिया हमने, ठीक है ना। तो यही इसमें ये समझाया गया है। तो वस्तु की स्थिति डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 समयों के उपरांत P1 P2 P3 से व्यक्त होती है। इन समयों में कण का विस्थापन क्रमशः डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 है। चित्रों A B C में क्रमशः घटते हुए डेल्टा T के मानों अर्थात डेल्टा T1 डेल्टा T2 और डेल्टा T3 में क्या है, डेल्टा T1 बड़ा है डेल्टा T2 से, डेल्टा T2 किससे बड़ा है, डेल्टा T3 से, के लिए कणों के औसत वेग b बार की दिशा को दर्शाया गया है ना। तो ये औसत वेग किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में डेल्टा R है उसी डायरेक्शन में ये डेल्टा, ये जो औसत वेग है ये होगा। जैसे ही t टेंड्स टू 0 हो गया तो क्या होगा, डेल्टा R टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि विस्थापन 0 हो गया फिर उसमें, क्योंकि दोनों स्थितियां P और P1 और ये क्या हो गई, कौन साइड हो गई, एक ही बिंदु पे समपाती हो गई। तो उस केस में है ना, जैसे ही डेल्टा T टेंड्स टू 0 तो डेल्टा R टेंड्स टू 0 एवं डेल्टा R पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, है ना। तो ये किधर होगा, जिधर उसकी टेंजेंट होगी, जो स्पर्श रेखा होगी वही उसकी डेल्टा R की दिशा हो गई, जिसे डी चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार पथ के किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है, जिसकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश होती है ना। अब घटकों के रूप में लिख सकते हैं इसको, सुविधा के लिए v को हम प्राय घटक के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो v क्या होता है, dr बटे dt, है ना, और इसको लिख दिया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और dr बटे dt क्या है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप। इनको अलग अलग कर दिया, आई कैप लिमिट डेल्टा टू टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी प्लस जे कैप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो ये क्या हो गया, x कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, वेग का y कंपोनेंट हो गया। तो ये हो गया vx, है ना, ये क्या हो गया, vx हो गया, और ये क्या हो गया, vy हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ गया। तो v बराबर क्या हो गया, i dx अपॉन dt, है ना। जब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t की लिमिट क्या कर देते हैं हम, डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर देते हैं, तो वो डेल्टा t अपॉन डेल्टा t किसके रूप में बदल जाता है, dx अपॉन dt के रूप में बदल जाता है। तो ये i dx अपॉन dt प्लस j dy अपॉन dt, या vx, ये vx हो गया, vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। तो vx क्या है, dx अपॉन dt है, vy क्या है, dy अपॉन dt। तो ये वेग बराबर क्या हो गया, v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। तो ये घटकों के रूप में आ गया। जैसे r का था ना, r वेक्टर बराबर क्या था, r वेक्टर बराबर क्या था, देखा था ना अपन ने, x i कैप, है ना, x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या बन गया, v बराबर, v बार भी यही था, v बार में क्या था, देखो v बार में क्या था, vx बार i कैप प्लस vy बार j कैप, और इंस्टेंटेनियस में बार हट जाएगा, तो v बराबर क्या आ गया, vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। अतः यदि समय के फलन के रूप में हमें x और y ज्ञात है, अगर x और y के मान, है ना, x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो, और y डायरेक्शन में जो विस्थापन का कंपोनेंट है वो हमको t के रूप में ज्ञात हैं, तो फिर हम आसानी से इन समीकरणों का ज्ञात हो तो हम उपरोक्त समीकरणों का उपयोग vx और vy निकालने में कर सकते हैं, है ना। तो सदिश v का परिमाण क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर, है ना। और इसकी थीटा की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, टेन थीटा बराबर vy बटे bx बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स vy अपॉन bx मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो बेटा चित्र 4.14 में बिंदु P पर, इस बिंदु P पर किसी वेग सदिश v के लिए vx तथा vy तथा कोण थीटा को दर्शाया गया है। तो देखो ये P पे ये स्पर्शरेखा के अनुदिश है ना v, तो इसके दो घटक हो गए x डायरेक्शन में और ये y, तो vx i कैप और vy j कैप, है ना। तो देखो इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वेक्टर जब जोड़ोगे आप इसको, है ना, और इन दोनों के बीच में क्या है, कोण थीटा है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, vy बटे vx, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इस
इसमें दिखाया गया वेग v के घटक vx तथा vy तथा कोण थीटा जो x अक्ष के साथ बनाता है। तो vx क्या हो गया v cos थीटा और vy क्या हो गया v sin थीटा। ठीक है ना। अब अपन आते हैं त्वरण पर। तो जिस तरह से उसमें था ना वन डायमेंशनल मोशन में, उसी तरह से अब उसमें तो क्या एक ही घटक था, अब इसमें क्या कर दिया अपन ने घटकों में विभाजित कर दिया उसको, x डायरेक्शन में उसका घटक और y डायरेक्शन में उसका घटक। तो अगर वो क्या है स्थिति सदिश है तो r बराबर क्या है x i कैप प्लस y j कैप, है ना। तो x क्या है उसका x अक्ष के अनुदिश घटक है, y क्या है उसका y अक्ष के अनुदिश घटक है। ठीक है ना। फिर इसी प्रकार अगर हम इसको ले रहे हैं डेल्टा आर ले रहे हैं, है ना, तो डेल्टा आर बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर बराबर आई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अगर औसत वेग ले रहे हैं तो औसत वेग भी दो घटकों में हो गया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले रहे हैं हम तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना वो भी क्या हो गई, v बराबर क्या हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन के भी यही आएगा। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष की दिशा में एक्सेलरेशन इनटू आई कैप, तो ए एक्स आई कैप, है ना। और ये क्या हो जाएगा ए वाई जे कैप, तो ए बराबर क्या जाएगा उसमें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो दिशा थी वेलोसिटी की जो दिशा थी वो किसकी दिशा थी, जो उसके विस्थापन सदिश की दिशा है वही वेलोसिटी की दिशा है। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में जो एक्सेलरेशन की दिशा होती है वो वेलोसिटी सदिश के क्या होती है, मतलब वेलोसिटी सदिश की दिशा में नहीं होती, है ना, उसको वेक्टर के द्वारा हम निकालेंगे। ठीक है। तो अभी देखो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके ये। अब अपन आते हैं त्वरण के ऊपर, एक्सेलरेशन। एक्स वाई समतल में गतिमान वस्तु का औसत त्वरण ए बार, जैसे उसमें लिया था ना पहले अपन ने वी बार लिया था, फिर पहले वी बार लिया था औसत वेग लिया था, फिर क्या आया था अपन तात्क्षणिक वेग पे आए थे। तो इसी तरह से पहले औसत त्वरण करेंगे फिर तात्क्षणिक त्वरण करेंगे। तो एक्स वाई समतल में गतिमान वस्तु का औसत त्वरण ए बार उसके वेग में परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे औसत वेग क्या था, उसके विस्थापन बटे समय अंतराल था, तो इसमें ये क्या होता है वेग बटे समय अंतराल होता है। तो ए बार क्या हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा v के वही दो कंपोनेंट लिख दिए हमने, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप बटे डेल्टा टी। फिर इसके नीचे इसको अलग अलग कर दिया, वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। और ये क्या हो गया, ये ए एक्स हो गया, है ना। तो ये ए बार बराबर हो गया ए एक्स आई कैप, क्योंकि वेग बटे समय क्या होता है त्वरण होता है, विस्थापन बटे समय क्या होता है वेग होता है। ठीक है ना। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ये किसका आ गया औसत त्वरण का आ गया, है ना। इसी प्रकार से आप तात्क्षणिक त्वरण निकाल सकते हैं, जो वेग में प्रक्रिया लगाई थी अपन वही सेम प्रक्रिया इसमें लगाएंगे, यानी वो समय अंतराल कम करते चले जाएंगे कम करते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो त्वरण तात्क्षणिक त्वरण औसत त्वरण के सीमांत मान के बराबर होता है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होता है जब समय अंतराल को क्या कर दिया जाए शून्य हो जाता है। तो ए बराबर क्या हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dv अपॉन dt। v क्या था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी था। तो ए क्या हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि डेल्टा वी क्या है आई डेल्टा वी एक्स प्लस जे डेल्टा वी वाई है, इसलिए इसमें रख दिया सूत्र में। तो ए बराबर क्या आ गया आई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। और जब इसकी लिमिट लग जाए तो ये क्या बन जाता है, ये डी बन जाता है, डिफरेंशिएशन बन जाता है ना। तो ये डिफरेंशिएशन बन गया, या उसको क्या लिख देंगे हम ए एक्स लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया ए एक्स और ये क्या बन गया ए वाई। ठीक है ना। यानी ये जब लिमिट बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा डी वी बटे डी टी बन गया ये, यानी ये जो पूरा है ये वाला ये क्या बन जाएगा डी वी बटे डी टी, यानी आई डी वी बटे डी टी आई कैप, है ना, प्लस ऐसे ही ये जे कैप, ये क्या हो जाएगा डी, यानी ये एक्स डायरेक्शन में है डी वी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी वी वाई बटे डी टी। अब ये क्या बन गया ए एक्स बन गया, तो आई कैप ए एक्स और ये क्या हो गया जे कैप ए वाई, है ना। तो आई ए एक्स आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई। ठीक है ना। तो ये किसका आ गया बताओ, ये उसका तात्क्षणिक त्वरण का आ गया। जैसे वो ये वाला था ए बार ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। और ये क्या हो गया ए बराबर ये इंस्टेंटेनियस त्वरण हो गया आई कैप ए एक्स,
ठीक है ना, और जे कैप ए वाई। और यहाँ पे ए एक्स क्या है, देखो इस ए एक्स, देखो सूत्र तो दोनों में सेम है, ए एक्स आई कैप, और यहाँ भी वही आई कैप ए एक्स बोल दो या आई ए एक्स आई कैप बोल दो, लेकिन यहाँ पे ए एक्स किसके बराबर है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो आई ए एक्स है वो किसके बराबर है, डी वी एक्स अपॉन डी टी के बराबर है, उसके डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट के बराबर है। ठीक है, तो वेग की भांति यहाँ भी वस्तु के पथ को प्रदर्शित करने वाले किसी आलेख में त्वरण की परिभाषा के लिए हम ग्राफी विधि के सीमांत प्रक्रम को समझ सकते हैं, वही लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे हम उसमें, है ना। चित्र 4.15 ए से लेके डी तक, जैसे ये वाले थे ना, ये वेग के लिए थे, है ना, तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए थे, है ना। तो वैसे ही तात्क्षणिक त्वरण निकालने के लिए वही सेम चीज, सेम प्रक्रिया इसमें ये दर्शाई गई है। किसी क्षण t पर कण की स्थिति बिंदु P द्वारा दर्शाई गई है, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3। तो डेल्टा T1 बड़ा है डेल्टा T2 से, डेल्टा T2 बड़ा है डेल्टा T3 से, यानी समय अंतराल को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो समय के बाद कण की स्थिति बिंदुओं P1, P2, P3 द्वारा व्यक्त की गई है, वही सेम चीज है, बस इसमें देखो एक चीज दिशा का अंतर आएगा। किसका अंतर आएगा बेटा, दिशा का अंतर आएगा। देखो वो बहुत माइन्यूट चीज है, उसको ध्यान से समझोगे तब पकड़ में आएगी वो बात, है ना। चित्र 4.15 ए बी सी में इन सभी बिंदुओं P, P1, P2, P3 पर वेग सदिशों को भी दिखाया गया है ना। तो देखो P पे ये यहाँ दिखा रखा है, P पे स्पर्श रेखा खींची तो इस दिशा में ये वेलोसिटी हो गई, और ये P1 है, P1 पे क्योंकि ये कर्व इस तरह से है हमारा, ये जो वक्र है ये इस तरह से है, तो किसी बिंदु पे जो वेग की दिशा होगी वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इस पर स्पर्श रेखा ऐसे है, इस पर स्पर्श रेखा ऐसे है, ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा, ये V ऐसे है और V1 ऐसे है ना। अब जो त्वरण होगा, है ना, वो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, क्योंकि अब ये जो V डैश है ये क्या है, उसका डेल्टा T समय अंतराल के बाद में है उसकी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये V डैश कब मिलेगा हमको, यानी V में डेल्टा V जोड़ दोगे जब भी तो V डैश मिलेगा। V डैश कब मिलेगा, जब V में क्या जोड़ दोगे, डेल्टा V जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो देखो यानी ये डायरेक्शन हमें कब मिलेगी, या ऐसे समझ लो आप कि डेल्टा V कब, ये V डैश कब मिलेगा, जब V में क्या जोड़ दोगे, डेल्टा V जोड़ दोगे, या डेल्टा V कब मिलेगा, जब V डैश में से क्या घटा दोगे, V घटा दोगे, है ना। तो अब आपके पास में डेल्टा V की डायरेक्शन नहीं पता आपको किसकी डायरेक्शन पता है, सिर्फ देखो ध्यान से समझो बेटा इसको, है ना, सिर्फ V की और V डैश की डायरेक्शन आपको पता है। आपको किसकी डायरेक्शन नहीं पता, डेल्टा V की नहीं पता, क्योंकि जो डेल्टा V की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो इसलिए डेल्टा V की डायरेक्शन हमको निकालना जरूरी है ना। तो अब देखो कि ये V है और ये क्या है, V डैश है, ठीक है ना। तो यानी V में जब V डैश जोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा, वो V में डेल्टा V जोड़ोगे तब क्या मिलेगा, V डैश मिलेगा। यानी देखो यहां लिख देता हूं मैं, V प्लस डेल्टा V, तब क्या मिलेगा आपको, V डैश मिलेगा, ठीक है ना। या डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, V डैश माइनस V, है ना। V डैश वेक्टर माइनस ये वेक्टर हैं, ये है ना, ये तीनों क्या है, वेक्टर हैं, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे V डैश की एक चित्र समझ जाओगे तो आगे के सब समझ में आ जाएंगे आपके। V डैश की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है ना, देखो यूं, ये V डैश की डायरेक्शन है आपकी, है ना। अच्छा V की डायरेक्शन ऐसे है, यूं है ना, लेकिन आपको तो V डैश माइनस V करना है ना, तो माइनस V कैसे हो जाएगा, यानी V डैश माइनस V का मतलब क्या होता है, V डैश प्लस माइनस V, है ना। तो इसका मतलब इसका उल्टा कर दूं मैं V का, तो माइनस V मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मुझे। तो देखो ये इस डायरेक्शन में है, तो माइनस V किस डायरेक्शन में होगा बताओ, माइनस V ये इधर में, तो इस डायरेक्शन हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, यूं हो गया। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, माइनस V की। अब इसको और इसको जोड़ना है आपको, तब आपको क्या मिलेगा, आपको डेल्टा V मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, डेल्टा V मिलेगा, है ना। तो अब आप इसका वो बना लो, पैरेललोग्राम बना लो। देखो तो इससे ये इसकी डायरेक्शन में खींचा और इसके शीर्ष से इसकी डायरेक्शन में आप खींचा, तो ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये आ गया आपका, है ना। और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो, ये जो डायगोनल होगा ये किसकी डायरेक्शन होगी बताओ, ये डेल्टा V की डायरेक्शन हो गई, है ना। तो देखो दिख रही ना आपको, ये आ गई, है ना। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, डेल्टा V की, ठीक है ना। तो
जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, ए की। तो देखो ये और ये ऐसे दिखा रखा है इसमें, है ना। तो अब देखो बेटा ये दोनों की अलग दिशा होगी कि नहीं होगी, यानी वी इस डायरेक्शन में है, डेल्टा वी इस डायरेक्शन, और जो बी डैश इस डायरेक्शन में, तो डेल्टा वी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है इसके। क्या है इसके, वो परपेंडिकुलर है। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो पहले वाले में तो क्या था, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही सेम उसकी डायरेक्शन थी आपकी वेलोसिटी की, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो उन दोनों से क्या है, अलग आ रही है, ठीक है ना। फिर ऐसे देखो इसमें समय अंतराल क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो यहाँ पे P और P1 के बीच में दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे P और P2 के बीच दूरी क्या कर दी, कम कर दी। फिर यहाँ पे P और P3 के बीच दूरी और कम कर दी, और लास्ट में क्या कर दिया, उस दूरी को क्या कर दिया, घटा दिया, या टाइम को क्या कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। तो डेल्टा T क्या हो गया, 0 हो गया। तो P क्या होगा, वो V जो होगी इसकी स्पर्शरेखा के अनुदिश होगी, और ये जो होगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसके 90 डिग्री पे होगा। समझ गए नहीं समझे बात, है ना। तो ये है बेटा इसमें, तो 3 समय अंतराल के लिए ये दिखाया गया है। देखो चित्र 4.15 ABC में इन सभी बिंदुओं P, P1, P2, P3 पर वेग सदिशों को भी दिखाया गया है। सब में दिखा रखे ना, जैसे ये V है और ये V डैश है, इधर ये इसका V है, ये इसका V डैश है, दिखाया गया। प्रत्येक डेल्टा T के लिए सदिश योग के त्रिभुज नियम का उपयोग करके डेल्टा V का मान निकाल लेते हैं। परिभाषा के अनुसार औसत त्वरण की जो दिशा होगी वो डेल्टा V की दिशा होगी, है ना। तो देखो डेल्टा V की दिशा अलग आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी V से और V डैश से, दोनों से डेल्टा V की डायरेक्शन क्या आ रही है, अलग आ रही है। और जो डेल्टा V की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे डेल्टा T का मान घटता है, तो ना इतनी मस्त चीज़ है बेटा ये, है ना, समझने के लिए है ये। तो जैसे जैसे डेल्टा T का मान घटता जाता है वैसे वैसे डेल्टा V की दिशा भी बदलती जाती है, ठीक है ना। और इसके परिणाम स्वरूप त्वरण की भी दिशा बदलती जाती है। अंततः डेल्टा T टेंड्स टू 0 जब हो जाता है तो सीमा में औसत त्वरण तात्क्षणिक त्वरण के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और इसकी दिशा चित्र में दर्शाए अनुसार बन जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान दें कि एक विमा में वस्तु का वेग एवं त्वरण सदैव एक ही सरल रेखा में होते हैं, ये या तो एक दिशा में होंगे या विपरीत दिशा में होंगे। परंतु 2 या 3 विमाओं में गति के लिए वेग एवं त्वरण सदिशों के बीच 0 से 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण, हाँ कोई जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का हो, है ना। एक्सेलरेशन यानी वेग में और त्वरण सदिश जो है, वेग सदिश और त्वरण सदिश में जो कोण है वो 0 से 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी कोण इसमें हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो समय अंतराल पे डिपेंड करेगा, है ना। तो देखो क्या होती जा रही है, इनकी डेल्टा B की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो हमारा जो 1 डायमेंशन मोशन होती है ना, ऐसे समझो आप जैसे इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अगर माना वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, और आप बल भी इसी दिशा में लग रहा है, तो वेग की और त्वरण की दिशा क्या होगी, एक ही होगी, है ना। और जैसे ऐसे समझो माना कार की गति बढ़ती जा रही है, फिर अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो बल विपरीत दिशा में लगेगा नहीं लगेगा, तो वेग तो इस दिशा में है ना, और त्वरण किस दिशा में हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट 1D मोशन में या तो क्या होता है, वेग और त्वरण की दिशा या तो सेम होती है या बिल्कुल 180 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। ये तो दशा है ना। देखो ध्यान दें कि एक विमा में वस्तु का वेग एवं त्वरण सदैव एक सरल रेखा में होते हैं, वे या तो एक ही दिशा में होते हैं या विपरीत दिशा में होते हैं। परंतु 2 या 3 विमाओं में गति के लिए वेग एवं त्वरण सदिशों के बीच 0 से 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चित्र से हमको ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखो एक इसका और समझाता हूं आपको मैं कि ये V है और ये क्या है, V डैश है ना। देखो पहले ये वाला कोण ज्यादा था, अब ये वाला कोण क्या हो गया, इसका कम हो गया, ठीक है ना। तो V में जब डेल्टा V जोड़ोगे तब V डैश मिलेगा आपको, है ना। V में क्या जोड़ोगे, डेल्टा V जोड़ोगे तब क्या मिलेगा, V डैश मिलेगा। अब आपको डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V डैश माइनस V, है ना। और V डैश माइनस V को क्या लिख सकते हो, V प्लस माइनस V, है ना। तो V डैश की डायरेक्शन को मैं माइनस जो V है उसको अपोजिट करके जोड़ दो, है ना। तो देखो V डैश की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये है, V डैश की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये है, ठीक है ना। ये V डैश की डायरेक्शन हो गई, है ना। और V की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो माइनस V की क्या हो जाएगी बताओ,
v की देखो किस तरह से है, इस तरह से है, तो माइनस v की इस तरह हो जाएगी नहीं ये, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये v डैश है और ये क्या है, v है। फिर जब इनको दोनों को जोड़ दोगे आप, तो देखो जोड़ने का क्या नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम लगा दो, इसके शीर्ष से इसके समांतर रेखा खींच दो, है ना, और इसके शीर्ष से इसके समांतर रेखा खींच दो, तो यहाँ आ गया ना कटान बिंदु। तो ये जो विकर्ण होगा ये किसको शो करेगा, डेल्टा वी को शो करेगा। ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, डेल्टा वी को। तो देखो ये डायरेक्शन होगी कि नहीं हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से वेग और त्वरण के बीच में कोण क्या है, 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी कण की स्थिति r, ये पोजीशन दे रखी है आपको 3.0 t i कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5 k कैप, है ना। देखो इसको मैं इस पर करके दिखा देता हूं आपको। ये देखो बेटा, है ना, इसमें आपको r कैप, r जो वेक्टर है, आर वेक्टर क्या दे रखा है बेटा, क्योंकि मैं तो मुझे तो ये तीर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि गहरा नहीं कर सकता ना आर को इसमें। तो आर बराबर क्या दे रखा है आपको, 3.0 टी आई कैप, टी के फंक्शन में दे रखा है ये, प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप, है ना। तो ये तीनों दिशाओं में आई जे के तीनों कंपोनेंट इसके दे रखे हैं, जहां टी सेकंड में व्यक्त किया गया है। अन्य गुणांकों के मात्रक इस प्रकार हैं कि r मीटर में व्यक्त हो जाए, r किस में आ जाए, विस्थापन मीटर में आ जाए। तो कण का vt और at याद कीजिए, है ना। एक तो पूछ रहा है आपसे vt और एक पूछ रहा है at, ठीक है ना। v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, यानी v समय के फलन के रूप में और a भी समय के फलन के रूप में पूछ रहा है, क्योंकि ये r जो है ये भी तो समय के फलन के रूप में दे रखा है ना हमको, t आ रहा है इनके अंदर, ठीक है ना। तो ये ज्ञात करना है, एक चीज तो ये निकालनी है, और दूसरा कह रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर vt का परिमाण व दिशा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर vt का परिमाण व दिशा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो बेटा, अब vt क्या होता है, vt क्या होता है, dr बटे dt, vt क्या होता है, dr बटे dt होता है ना। अब क्या हो गया, ये d अपॉन dt, है ना। विस्थापन का जब क्या कर देते हैं हम, डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वेग निकल जाता है, और जब वेग का समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते तो क्या मिल जाता है, त्वरण मिल जाता है हमको, है ना। तो d अपॉन dt, अब r क्या है, ये रहा 3.0 t i कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप, है ना। अब ये अलग अलग कर दो आप इसको, d अपॉन डी टी 3.0 टी आई कैप प्लस 2d अपॉन डी टी 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस d अपॉन डी टी, बहुत आसान है, 5.0 के कैप, है ना। अब देखो बेटा, जो t होता है ना, या x जब लेते हैं d अपॉन डी एक्स, x का क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है ना। तो ऐसे ही d अपॉन डी टी जब t करोगे तो t का भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 तो क्या आ गया, 3 आ गया, ये 3 आई कैप, क्या बन गया ये 3.0 आई कैप प्लस, है ना। अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, 2.0, है ना। और टी स्क्वायर का जब करेंगे d अपॉन डी टी, है ना, जब d अपॉन डी टी टी स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, nx n माइनस 1, है ना। तो nx n क्या है, 2 है, तो 2t n माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 2t आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2t। तो ये आ गया 2 इंटू 2t, यानी 4t हो गया ये, प्लस ये क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट का क्या आता है, d अपॉन डी टी, इसमें t है ही नहीं तो इसका 0 आ जाता है ना। किसी भी कांस्टेंट का जो अवकल गुणांक है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया बेटा, 3.0 आई कैप प्लस 4t, और ये जे कैप को भूल गया हम, 4t जे कैप, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका, ये vt आ गया। तो v किसके रूप में आ गया बताओ,
टी के फंक्शन एज ए टी, ये तो पूछ रहा था ये, है ना, वी टी और ए टी फंक्शन ऑफ टी के रूप में, है ना। तो ये वी टी निकाल लिया। अब ए टी क्या होता है, इसका वापस फिर वी टी का वापस डी अपॉन डी टी कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, ए टी मिल जाएगा, है ना। तो देखो ए टी क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, ए क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। अच्छा इसके पहले और क्या पूछ रहा है ये, ए टी और वी टी ज्ञात कीजिए। हाँ ए टी और वी टी पूछ रहा है ना, तो अब अपन ने ए टी निकाला, तो ए टी क्या है देखो, डी वी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी और वी क्या है ये रहा 3.0 आई कैप प्लस 4t और ये जे कैप। तो देखो अलग अलग कर देंगे, डी अपॉन डी टी 3.0 आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी 4t जे कैप। देखो ये कांस्टेंट आ गया तो इसका 0 हो गया, प्लस t का मैंने बताया था ना 1 होता है, t का क्या होता है 1 होता है, तो 4 बाहर निकल गया 4 और t का हो गया 1, तो 4 जे कैप, ये क्या हो गया 4 जे कैप। तो सिर्फ 4 जे कैप आ गया, क्या आ गया 4 जे कैप या 4.0 जे कैप, ये AT आ गया आपके पास ना। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या मिल गया 4.0 जे कैप, है ना। तो सिंपल r का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है t के रूप में, अगर वो दे रखी है उसकी वैल्यू, है ना, और तो वेग निकल जाएगा आपको, और वेग का फिर वापस से डिफरेंशिएशन कर दोगे आप समय के सापेक्ष, तो हमको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा, ठीक है ना। तो AT क्या हो गया 4.0 जे कैप या y डायरेक्शन में हो गया ये। अब एक क्या पूछ रहा था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, है ना, VT का मान, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो देखो t इक्वल टू 1 पे ये रख दिया ना इसमें VT, तो V1 क्या हो जाएगा 3.0 आई कैप प्लस 4 इंटू 1 जे कैप, तो ये हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप हो गया। अब इसका परिमाण पूछ रहा है, तो परिमाण क्या होता है बताओ, Vx, ये Vx है और ये क्या है इसका Vy है, तो Vx का होल स्क्वायर प्लस Vy का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो कितना हो गया 25, 3 3 9 4 4 16, तो क्या आ गया 5, तो V का परिमाण कितना आ गया 5 आ गया। अब डायरेक्शन निकालनी है, थीटा क्या होती है याद करो, tan इनवर्स Vy बटे Vx, ये थी ना tan इनवर्स Vy बटे Vx, तो Vy कितना है आपका 4 और ये कितना है 3, तो tan थीटा tan इनवर्स 4 बटे 3 आ गया, ये क्या आ गया tan इनवर्स 4 बटे 3, तो 4 बटे 3 1.33 होता है, तो इसकी जो वैल्यू आप उससे निकालोगे टेबल से, तो ये कोण आपका आ जाता है कितना 53 डिग्री, है ना। तो tan में 53 का मान 1.33 होता है ना, क्योंकि tan 45 1 होता है कि नहीं होता है, तो tan में तो वैल्यूज बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती, तो 4 बटे 3 का मतलब 1.33 हो गया, तो tan इनवर्स 1.33 कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ गया, या tan में 53 का मान कितना होता है 1.33 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, देखना कितना आसान है ना। तो अगर विस्थापन हमको किसके रूप में दे रखा है, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो सिंपल क्या करो उसको डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी निकल जाएगी, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे उसका तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, है ना। तो जैसे उसमें था ना बेटा, वही सेम चीज है इसके अंदर, तो किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, पहले देखा था ना अपन ने, वो v बराबर v0 प्लस AT आ रहा है ना याद आपको, 3 जो गति के समीकरण निकाले थे, तो वो तो क्या थे, एक विमा में थे, है ना। अब ये समतल है तो इसमें क्या है बताओ, 2 विमाओं में होंगे ये, है ना, तो इसके 2 कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट निकलेंगे, क्या निकलेंगे, इसके 2 अलग अलग कंपोनेंट निकलेंगे, ठीक है। तो ये देखो बेटा बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपके। मान लीजिए कि कोई वस्तु एक समय अंतराल, एक समतल x y में एक समान त्वरण a से गति कर रही है, अर्थात a का मान नियत है, कांस्टेंट बना हुआ है। यदि किसी समय अंतराल में औसत त्वरण इस स्थित त्वरण के मान a बार के बराबर है, तो a बार बराबर क्या हो गया, a हो गया। अब मान लीजिए किसी क्षण t पर वस्तु का वेग v0 और दूसरे अन्य क्षण t पर उसका वेग v है, तो v0 तो क्या है, t बराबर 0 पे वेग है ना, और v क्या है, किसी अन्य क्षण t पे है उसका वेग। तो परिभाषा के अनुसार a क्या होता है, v माइनस v0, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे
अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, जैसे उसमें निकालते थे ना अपन 1D में निकालते थे, वैसे ही इसमें 2D में लगा दिया इसको। तो ये v माइनस वी जीरो बटे टी माइनस जीरो, तो v माइनस वी जीरो अपॉन टी, इसके नीचे एक रख लोगे तो v माइनस वी जीरो बराबर क्या हो गया AT, तो v बराबर क्या हो गया v जीरो प्लस AT। तो ये सेम वही वाला फॉर्मूला निकल गया, ही निकल गया। तो फॉर्मूला तो सेम है, बस अब यहाँ पे क्या होगा, उसके घटक अलग, दो घटक होंगे, एक x घटक होगा और एक उसका y घटक होगा, है ना। मस्त देख लो। तो उपरोक्त समीकरणों को सदिश के घटकों के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। Vx तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे Vx हो तो ये V0x प्लस AXT। ध्यान रखना, देखो x डायरेक्शन में इस वेग का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V0x प्लस AXT। तो Vx बराबर हो गया V0x प्लस AXT। ऐसे ही Vy क्या हो जाएगा, V0y प्लस AYT। तो ये दो अलग अलग घटकों में, है ना। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट के दो घटक थे, वैसे ही वेलोसिटी के भी क्या हो गए, x डायरेक्शन में घटक हो गया, और एक ये x डायरेक्शन में घटक हो गया और ये इसका y डायरेक्शन में घटक हो गया। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि समय के साथ स्थिति सदिश r किस प्रकार पर बदलता है। यहाँ एक विमीय गति के लिए बताई गई विधि का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि t इक्वल टू 0, मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 तथा t इक्वल टू t क्षणों पर कण के स्थिति के सदिश r0 व r हैं तथा इन क्षणों पर वेग v0 और v हैं। तब समय अंतराल t माइनस 0 अर्थात t में कण का औसत वेग क्या हो जाएगा, v0 प्लस v अपॉन 2 हो जाएगा। औसत वेग तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 कर देंगे, और विस्थापन क्या हो जाएगा, r माइनस r0, क्योंकि r उसका क्या है, अंतिम बिंदु है, और r0 क्या है उसका, t इक्वल टू 0 पर विस्थापन है ना। तो क्योंकि विस्थापन औसत तथा समय अंतराल का गुणन, औसत वेग है ना, ये वेग और कर लो इसमें, है ना। तो औसत वेग क्या है, v0 प्लस v अपॉन 2 है, और समय अंतराल क्या है आपका, क्योंकि t माइनस 0 करोगे तो t आ जाएगा। तो जब इस औसत वेग को जब t से गुणा करोगे, यानी v0 प्लस v अपॉन 2 को जब t से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, r माइनस r0 मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। तो इस सूत्र को इसमें रख दिया हमने, है ना। तो r माइनस r0 बराबर क्या हो गया, ये औसत वेग होगा, ये क्या हो गया, समय हो गया, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, है ना। इसके नीचे एक रखा तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे समय, वेग गुणा समय। विस्थापन बराबर क्या हो गया, वेग गुणा समय। वेग क्या है, औसत वेग है, औसत वेग क्या हो गया, v प्लस v0 अपॉन 2, नीचे आएगा ये 0, है ना, v0 अपॉन 2, और समय कितना था, t माइनस 0 किया तो t, तो यही आ गया ना, देखो v प्लस v0 अपॉन 2 इंटू t, है ना। अब v को क्या लिख सकते हैं, v क्या है, ये रहा, इस सूत्र से v बराबर क्या है, v0 प्लस AT, ये रख दिया मैंने, है ना। तो v की जगह क्या रख दिया, इस v की जगह v0 प्लस AT रख दिया, और प्लस v0 ये है ना। तो ये क्या बन गया बताओ, r माइनस r0 बराबर क्या आ गया, देखो v0 प्लस v0 क्या हो गया, 2v0 प्लस AT अपॉन 2, है ना। तो देखो ये 2 की अलग अलग करोगे तो ये सिर्फ v0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1/2 AT, है ना, क्योंकि इसके नीचे 2 आ जाएगा तो 1/2 AT हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये t से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस ये t और है, तो इसको जब करोगे तो क्या आ जाएगा, v0t हो जाएगा, और जब इसको t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, AT स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो गया, r माइनस r0। तो r बराबर क्या आ जाएगा, r0 प्लस v0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। आगे नहीं, वही बस। अब इसमें वापस से दो घटक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे उसी की तरह, ठीक है ना। तो r के दो घटक, x घटक और y घटक, ये रहा देखो, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x0 प्लस v0x इंटू टी प्लस 1/2 a की जगह क्या आ जाएगा, AXT स्क्वायर। आगे नहीं, देखो x बराबर x घटक क्या हो गया इसका, r का विस्थापन का, x0 प्लस v0xt प्लस 1/2 AXT स्क्वायर, और y घटक क्या हो जाएगा, ये y0 प्लस v0yt प्लस 1/2 a की जगह AYT स्क्वायर। तो ये दोनों कंपोनेंट इसके हो गए, है ना। देखो कितना आसान है, ठीक है ना। तो समीकरण 4.34b ये वाला की सीधी व्याख्या यह है कि x व y दिशाओं में गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। देखो बेटा, इसमें इस वाले ये जो है x का ये फॉर्मूला, इसमें कहीं y या y0 आ रहे हैं कि कहीं नहीं आ रहे,
है ना y आ रहा है ना ही y0 आ रहा है। ऐसे इस वाले सूत्र में कहीं आपको x या x0 दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। यानी ना तो ये x y पे डिपेंड कर रहा है, ना y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। यानी ये इंडिपेंडेंट घटक हैं, है ना। तो यही कहना चाह रहा है ये कि सीधी व्याख्या ये है कि x व y दिशाओं में गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। अर्थात किसी समतल दो विमा, 2 डायमेंशन होता है ना प्लेन का मतलब, में गति को दो अलग अलग समकालिक एक विमीय एक समान त्वरित गतियों के रूप में समझ सकते हैं, है ना। तो दो अलग अलग, है ना, इंडिपेंडेंट, दो समकालिक एक ही समय पर घटित हो रही हैं। 1 डायमेंशन, अब ये x 1 डायमेंशन हो गई और y 1 डायमेंशन हो गई, ये x डायरेक्शन में और ये, यानी एक तरह से कहने का मतलब बेटा कि जो समतल की गति है उसको दो एक विमीय गतियों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है, किसी समतल दो विमा में गति को दो अलग अलग समकालिक एक विमीय एक समान त्वरण गतियों के रूप में समझ सकते हैं जो परस्पर लंबवत दिशाओं के अनुरूप हों। क्योंकि x और y में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, तो वो लंबवत दिशाओं में है ये, है ना। तो यह महत्वपूर्ण परिणाम है जो दो विमाओं में वस्तु की गति के विश्लेषण में उपयोगी होता है। यह यहाँ परिणाम यही जो परिणाम है त्रिविमीय गति के लिए भी लागू हो जाता है। यही परिणाम त्रिविमीय, यहाँ नहीं आएगा, यही, है ना, यही परिणाम जो है वो त्रिविमीय गति के लिए भी लागू होता है। बहुत सी भौतिक स्थितियों में दो लंबवत दिशाओं का चुनाव सुविधाजनक होता है, जैसा कि हम प्रक्षेप्य गति में, अगला वाला जो है खंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें ये दोनों, यानी गति को किसने, जो समतल में गति है उसको 2 डायरेक्शंस में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, है ना। देखो कितना मस्त है ना। तो बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।